वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें क्लास 12th बायोलॉजी के एनवायरनमेंट सेक्शन के हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ 12th में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, बल्कि आप अगर अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी देना चाहते हैं तो वहाँ भी इस सेक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस सीरीज़ में आप इन्वायरमेंट के अलावा 12th बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की हमेशा ज़्यादा संभावना बनी रहती है। अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम आज चैप्टर 13 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हिंदी होता है जीव और समष्टियाँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कोशिका, उत्तक, अंग और जीव। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में बड़ी कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। इस हिसाब से कई बार हम कोशिका की तरफ चले जाते हैं, उसको आंसर को ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सही आंसर होगा जीव। जी हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका प्रोस्पेक्ट सिर्फ बायो नहीं है, जबकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से पूछा गया है। तो पूरे इन्वायरमेंट में जो सबसे स्पष्ट इकाई होती है वो क्या होती है, जीव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आबादी। जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन ही ये दिया गया है। इसको क्या बोलेंगे, आबादी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है। ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, खजूर, मधुमक्खी और पपीता। तो इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी। जी हाँ, मधुमक्खी में बहुरूपता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। आबादी का प्रसरण किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला आगमन पर, बहिर्गमन पर, स्थानांतरण पर या इनमें से सभी। तो बिल्कुल सिंपल बात है, अगर किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग कुछ फिक्स हों और बाहर से कुछ लोग आते हैं तो भी आबादी पर फ़र्क पड़ेगा, वहाँ से कुछ लोग बाहर चले जाएंगे तो भी पड़ेगा, स्थानांतरण किसी कारण से उनका होता है तो भी उस आबादी पे फ़र्क तो पड़ेगा। इसका आंसर, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जैव शक्ति का मान निकाला जाता है। जी हाँ, जैव शक्ति का मान निकाला जाता है। पहला ऑप्शन है जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर। तो पहले ही हमें आंसर मिल गया तो आगे जाने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर। छठा क्वेश्चन देखते हैं, आबादी का स्थान होता है स्पीसीज के ऊपर, स्पीसीज के अधीनस्थ, समुदाय के ऊपर, स्पीसीज के बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा स्पीसीज के अधीनस्थ। आबादी का जो सही स्थान होता है वो स्पीसीज के अधीनस्थ होता है। अगला है जनन पृथकता आवश्यक है, मतलब जो अलगाव होता है इस प्रक्रिया में देखने को मिलता है वो क्यों आवश्यक है। पहला है जीवों के अस्तित्व के लिए। तो ये आंसर सही नहीं है क्योंकि जीवों के अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक है, जनन पृथकता की वहाँ कोई बात नहीं करी जाती है। अगला है विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि अलग अलग जाति है, अलग अलग स्पीसीज़ है, तो अगर उनमें जनन में विभेद होगा तभी वो अंतर रहेगा, विभेद नहीं होगा तो ये अंतर नहीं रह पाएगा। इसलिए आंसर होगा बी। आठवां क्वेश्चन, इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है। तो राइट आंसर होगा फिरोमोन। याद कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सीधे सीधे पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा फिरोमोन। अगला है किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है वितरण पे, घनत्व पे, जातीय संरचना पे, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। आबादी का स्वरूप में वितरण, घनत्व, जातीय रचना सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। 10वां क्वेश्चन, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील रहती है। ऑप्शन है भौतिक, जैविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए, दोनों।
मतलब भौतिक कारण भी है और जैविक कारण भी है, जिससे क्या होता है, आबादी परिवर्तनशील रहती है। जैसे जन्म दर का घटना, इसके चलते भी आबादी में परिवर्तन होगा, या बढ़ने से भी परिवर्तन होगा, या अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, एक बहुत बड़ी आपदा आती है और एक आबादी का अच्छा खासा हिस्सा जो है उसके चपेट में आ जाता है, तो भी आबादी में परिवर्तन होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में दो विभिन्न स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन संभव क्यों नहीं हो सकता है? पहला है बायोलॉजिकल बाधाओं के चलते, दूसरा है पर्यावरणीय बाधाओं के चलते, तीसरा है दोनों प्रकार के बाधाओं के चलते, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोनों। पर्यावरणीय और बायोलॉजिकल दोनों बाधा होती है, जिसकी वजह से दो अलग अलग स्पीसीज के बीच अंतर्जनन नहीं हो पाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान देना जरूरी है? ऑप्शन है सदस्यों की संख्या का प्रकार, निश्चित क्षेत्र या प्रकार, सी ऑप्शन है निश्चित समय, और डी है इनमें से सभी। तो जी हाँ, आंसर होगा डी, क्योंकि जब आप आबादी की बात करते हैं तो किस समय से किस समय के बीच देख रहे हैं ये भी ज़रूरी है, किस जगह एक निश्चित क्षेत्र को ले रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके सदस्य कितने ये तो ज़रूरी है ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्जातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा पृथकीकरण। ये तो ऐसे ही आप ऑड आउट कर सकते हैं, समूहीकरण होगा नहीं, समरूप वितरण होगा नहीं, एकत्रीकरण होगा नहीं, तो क्या बच जाता है? पृथकीकरण, अलगाव। ठीक है। 14, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? तो ये तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि करके। तो आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति और संबंधित फौना द्वारा जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बायोम। सबसे बड़ा जो इकाई होता है क्या होता है? बायोम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बायोम। 16 क्वेश्चन, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लिटोरल जोन। इसके बारे में एक अलग डेडिकेटेड मैं वीडियो ही बना दूंगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। 17 नंबर है, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है किस में? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है, जहाँ चरघातांकीय वृद्धि जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर पाया जाता है। 18 है, न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है। जी हाँ, न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसका ऑप्शन है जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट, मीजोफाइट और हेलोफाइट। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा हेलोफाइट। जी हाँ, जो नमकीन पानी में जो पौधे होते हैं, नमकीन जगह पे जो पौधे होते हैं, उनमें न्यूमेटोफोर्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचय करती है उसे कहते हैं भूमि की क्षमता। पहले ही हमारा आंसर मिल गया, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, रूट कैप इनमें उपस्थित होता है। ऑप्शन दिया गया है जीरोफाइट, दूसरा है मीजोफाइट, तीसरा है हाइड्रोफाइट, चौथा है हेलोफाइट। आंसर क्या होगा इसका? रूट कैप, जो बिल्कुल अगर ये रूट है कुछ इस तरीके से, तो इस अंतिम वाले पॉइंट पे एक कैप की तरह संरचना बना होता है, तो ये किस में पाया जाता है? तो हाइड्रोफाइट में ये पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सहोपकारिता का उदाहरण है। तो लाइकेन, इसको याद कर लेंगे, लाइकेन जो है सहोपकारिता का उदाहरण होता है। ठीक है। अगला, क्योंकि उसमें कवक शैवाल का एक सजीवी संबंध होता है। 12 है, परभक्षण और परजीविता में इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है। तो आंसर क्या होगा? डी। एक को फायदा होता है पहली स्पीसीज को, तो दूसरे को नुकसान होता है। चाहे परभक्षण हो चाहे परजीविता हो, दोनों में यही होता है, एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। 23 है, कवक मूल एक उदाहरण है। तो सिम्बायोटिक बंधुत्व का, किसका? सिम्बायोटिक बंधुत्व का। अगला है, इकोसिस्टम के लिए एक निर्देशी बल होता है। तो इकोसिस्टम के लिए अगर निर्देशी बल की हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या क्या है? उत्पादक है, जैव मात्रा है, उत्पादक में निहित कार्बोहाइड्रेट है, और चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो जी हाँ, इकोसिस्टम को डायरेक्ट करने वाला जो बल होता है वो एक ही होता है, वो होता है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश ही होती है जो संपूर्ण इकोसिस्टम में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और उसी से पूरा इकोसिस्टम रन करता है। इसलिए इकोसिस्टम का निर्देशी बल क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।